सुधांशु त्रिवेदी, महाराष्ट्र और बिहार क्या कमजोर कड़ी है क्या 2024 में आपकी रणनीति में? इसीलिए आप कभी शिवसेना को, कभी एनसीपी को, उधर बिहार में कभी नीतीश कुमार जी को दोबारा अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सुधांशु जी, देखिए, पहले तो मैं इनकी बात का क्रमवार उत्तर देता हूं। अभय जी, सरदार पटेल के प्रति भारतीय जनता पार्टी के मन में, श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में कितनी श्रद्धा है वह पूरे देश को पता है। और रही बात इसकी कि विभाजन की भूमिका पर आप शेषाद्री जी की बात कोट कर रहे हैं, तो मैं कोट कर रहा हूं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय जो थे 42 से 46 तक, मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम, और उसके वो 40 पन्ने जो उन्होंने कहा था कि उनकी मृत्यु के 30 साल बाद खोले जाएं। अब उन्हें क्या उम्मीद थी कि उस जमाने में राजीव गांधी प्रधानमंत्री निकल आएंगे? उसमें जो जो लिखा हुआ है उससे तो आपकी पार्टी का और अंदर का मामला एक्सपोज हो जाता। बहुत सी बातें उन्होंने भी सरदार पटेल के बारे में आपत्तिजनक लिख दी थी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस जमाने में जो थे। इसलिए वो विषय छोड़ते हैं, अब वर्तमान पे आते हैं। आज की स्थिति क्या है, इसीलिए मैंने फैक्ट के साथ बोला। दूसरा, आज स्थिति जानते क्या है मानक जी? ये महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं। अभी जिन दो राज्यों में चुनाव हुए, केवल 5 साल पहले, हम 2023 में बैठे हैं, दिल पे हाथ रख के अभय जी कह दें, 2018 में माना जाता था क्या भारतीय जनता पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ पाएगी त्रिपुरा में? आज स्थिति ये हुई 5 साल के बाद कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों मिलकर कह रहे हैं क्या हम भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएंगे, और नहीं रोक पाए। महाराष्ट्र में आपकी सिर्फ सरकार थी केवल 7 साल पहले, आपका मुख्यमंत्री था। आज आप चतुर्थ श्रेणी की पार्टी हो गए, चौथे नंबर की पार्टी हो गए। अभी आप उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि हमारी 50-55 सीटें घटी। अरे आपकी एक रह गई सीट, वो राज्य जहां पर की आपका जलवायु जलाल था। आप हम दो, हमारे दो कह रहे हैं, आपके तो 2 लोग, 2 नेता, राहुल जी और सोनिया जी 2 सीटें नहीं ला पाए लोकसभा की, 2 सीट नहीं ला पाए विधानसभा की। बिहार में आपकी किसी जमाने में सरकार होती थी, आज आपका कोई नाम लेने वाला नहीं, और आप तक खुश हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फलाना फलाना रोकने में सफल होगा। भी गुजरात के चुनाव में क्या हुआ? 32 सीटें ऐसी थी जो सन 47 से लेकर आज तक कभी कांग्रेस हारी नहीं थी। मानक जी, हम ईमानदारी से बता रहे हैं, मैं तो गुजरात में रहा चुनाव के दौरान, हम 150 कहते थे, मन में कभी कभी शंका आती थी कि 32 सीटें तो कभी कांग्रेस हारी नहीं है, तो हमें 150 तो हमारे तब होंगे जब 150 से 150 जीते। उसमें आप 15 सीटें हार गए। और उसके बाद जिस प्रकार की बातें कांग्रेस कर रही है मानक जी, इस पर तो मुझे वो कहावत याद आती है कि आग लगे हमरी झोपड़िया मां, हम गावे मल्हार। और मजे की बात यह है कि राग मल्हार 7 समुंदर पार से गाया जा रहा है। मतलब यहां तो सब झोपड़ी ओपड़ी जला के सब फिनिश हो गया मामला, मतलब यूपी डूब गया, महाराष्ट्र में चौथे नंबर पे हो गए, बिहार में नाम लेने वाला नहीं रहा, गुजरात में कोई दूसरा आ गया, पंजाब भी चला गया। अरे एक जगह केवल राहुल जी नहीं गए तो किसी तरीके से येन केन प्रकारेण हिमाचल आ गया। मगर झोपड़ी में आग लगने के बाद भी 7 समुंदर पार से राग मल्हार गाया जा रहा है। मुझे लगता है, दिल पे हाथ रख के कह दीजिए अभय जी, कांग्रेस के लोगों से पूछिए कि ये हो क्या रहा है कांग्रेस। नहीं सुधांशु जी, लेकिन महाराष्ट्र और बिहार की चुनौती तो आपके सामने खड़ी है, ये तो आप मानेंगे। हाल में जो सर्वे हुआ उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट उन सर्वे में महाराष्ट्र और बिहार में आया नहीं है। कर्नाटक में भी खतरे की घंटी बज रही है, और उसका नतीजा या उसकी वजह बड़ी साफ है कि महाराष्ट्र में तीनों पार्टियां एक हो गई, बिहार में सारी पार्टियां आपको बता देता हूं। हाँ, मैं बिल्कुल लॉजिकल ढंग से बात बता देता हूं आपको। महाराष्ट्र और बिहार, इन दोनों राज्यों में याद करिए 2014 से पहले जितने सर्वे हुए थे, किसी ने भी हमें उतनी सीटें नहीं दिखाई थी। हम 22 सीटें अपने दम पे जीत के लाए थे बिहार में, जितनी की हमें जनता दल यू केवल 12 सीटें दे रहा था। शिवसेना हमें जितनी सीटें दे रही थी 2014 के लोकसभा और विधानसभा दोनों में, हम अकेले दम पे उससे ज्यादा सीटें लेके आए। उसका एक बहुत स्थापित कारण है, एक मतलब विश्लेषण बता दे रहा हूं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। बिहार में जो आज सामाजिक समीकरण है ना, उसमें जदयू और राजद का समीकरण मैच ही नहीं खाता है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में संघर्ष उन वर्गों के बीच में है जो इन वर्गों के रिस्पेक्टिव वोट बैंक है। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में हुआ था। बुआ और बबुआ का गठबंधन इसलिए नहीं चल पाया कि गांवों में संघर्ष सपा के वोटर और बसपा के वोटर के बीच में था, तो वहां गणित नहीं बैठ रहा था। कमोबेश यही स्थिति है शिवसेना के साथ। शिवसेना में 2 प्रकार के लोग हैं, एक मराठी सेंटीमेंट और एक कट्टर हिंदू सेंटीमेंट। अब जब आपने चुनाव के बाद तो उनको एक साथ कर लिया, परंतु यह तय मानिए कि उसमें जो हिंदू सेंटीमेंट का वोटर है
वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा उसका रुझान दिखेगा और मराठी सेंटीमेंट के वोटर का अबे जी आपको लाभ नहीं मिलेगा, आप तो पवार साहब के चंगुल में फंस गए, वो एनसीपी की तरफ जाने का ज्यादा चांस रहेगा। तो आज खतरा हमसे ज्यादा शिवसेना के लिए एक अस्तित्व की चुनौती है। ईमानदारी से देख लें, उनके यही दो प्रकार के वोट बेस हैं, सामाजिक बेस, और दोनों सामाजिक बेस पे उनकी वर्तमान राजनीति के साथ मेल खाता नहीं दिखता। यही जदयू के साथ है, उनके वर्तमान राजनीति के साथ मेल खाता नहीं दिखता है।